क्या हाल है बच्चे लोग। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड यानी कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका जो है वीबीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से मैंने उठा करके ये 60 ऑब्जेक्टिव को तैयार किया है। ये इंग्लिश मीडियम में होने के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है। ठीक है, आज का ऑब्जेक्टिव का ये जो सेशन होने वाला है, ठीक है। और इसको करने के बाद यकीन मानिए आपको एनसीईआरटी, अब होता है ना कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए सभी टीचर बोलते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को पढ़ करके मैंने 60 ऑब्जेक्टिव तैयार किया है क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड यानी कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से। इसको करने के बाद आप चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हैं या फिर किसी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे हैं, किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, आप एनसीईआरटी के बुक को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको करने के बाद समझ लीजिए कि आपने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लिया है। ये ऑब्जेक्टिव करने के बाद एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी आपको, ठीक है। यकीन मानिए चैप्टर 1 आपका अगर पूरी अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो इस वीडियो को देखने के बाद, इन 60 ऑब्जेक्टिव्स को करने के बाद आप एकदम उस लायक रहेंगे कि हाँ, कह सकते हैं किसी को ठान करके कि हाँ मैंने एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एकदम पढ़ लिया है, क्योंकि लाइन बाय लाइन को उठा करके ही मैंने ये 60 ऑब्जेक्टिव को तैयार किया। और इसको करने के बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा चैप्टर 1 में। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी वीडियोस वगैरह मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है। आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप फिजिक्स बाय अमनवर उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे 11-12 की पढ़ाई का भी होती है। चलिए ठीक है, और वेबसाइट हमारा जो है नोट्स वगैरह के लिए वो भी कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कीजिए, ज़्यादा मजा आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में दिया हुआ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि द प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट्स टू काइंड ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड। हिंदी में क्वेश्चन आपको होगा, हम इंग्लिश में पढ़ के बताएंगे, हिंदी में आपके सामने यहाँ रहेगा, ठीक है। आप देखिए वह गुण जो क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है दो प्रकार के चार्जों के बीच में, तो वो कहलाता है पोलैरिटी ऑफ चार्ज। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़िएगा ना तो ये सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, वो कुलम भी होता है, फ्रैंकलिन भी होता है, ईएसयू भी होता है। ईएसयू और फ्रैंकलिन ये दोनों स्टेट कुलम सीजीएस यूनिट है, और ये जो कुलम्ब है ये ऐसा यूनिट है, तो सभी का सभी हमारा चार्ज का यूनिट हो गया, ठीक है। फिर द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्जेस विथ अर्थ इज क्या, अर्थिंग। चार्ज को अर्थ के साथ शेयर करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, अर्थिंग कहलाता है। विच इज द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ इंडक्शन। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ इंडक्शन वो क्या होगा, अट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रल पेपर पीस विथ चार्ज कॉम्ब। जैसे कि मान लीजिए हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद छोटे छोटे कागज का टुकड़ा के पास जब लाते हैं तो दूर से ही क्या होता है, सामने वाला जो वस्तु है कागज का टुकड़ा के पास तो पहले से कोई चार्ज नहीं था, वो न्यूट्रल था। जैसे ही इस आवेशित वस्तु को चार्ज ऑब्जेक्ट को पास में लेके आते हैं तो कागज का जो टुकड़ा होता है वो उल्टा चार्ज से चार्ज हो जाता है और उसके बाद चिपक जाता है। ये चार्जिंग बाय क्या, इंडक्शन का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा चलिए हम जैसे बी का आंसर मारे तो आप समझिएगा बी उदासीन कागज के टुकड़ों का क्या है कि नहीं। हम इसका जो है पीडीएफ फॉर्मेट आप चाहे तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं, 60 का हम दे देंगे। आप ये कमेंट सेक्शन में पिनअप किया हुआ है हमारा ऐप का लिंक, ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और फिर उसके बाद फ्री कंटेंट में जाइएगा, आपको वहाँ पे नोट्स के सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अर्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अर्थ एग्जाम्पल एक कंडक्टर का, ठीक है, यानी चालक होता है ये। अ प्रोटोन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी क्वार्क, एक प्रोटोन के पास 3 क्वार्क होता है, 3 क्वार्क से बना होता है। प्रोटोन और न्यूट्रॉन 3-3 क्वार्क का बना होता है। क्यू बराबर एन में कौन सा एन का कौन सा मान जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो 9.8 फ्रैक्शन में नहीं होता, पॉइंट में नहीं होता। एन का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गोटा गोटी होगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम स्पेसिफिक चार्ज, किसके पास मैक्सिमम स्पेसिफिक चार्ज होता है, विशिष्ट आवेश सबसे अधिक किसके पास होता है। तो देखिए स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला होता है चार्ज भागा मास, है ना। मास जिसका कम उसका स्पेसिफिक चार्ज ज़्यादा, और हमको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये मास सबसे कम, इसलिए उसका जो स्पेसिफिक चार्ज है यानी विशिष्ट आवेश है वो सबसे अधिक होगा। तो किसका सबसे अधिक है भाई, इलेक्ट्रॉन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी स्पीड ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल, on increasing the velocity specific charge of electron will,
अगर हम लोग रफ्तार को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज है वो क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। देखिए स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज भागा मास, है ना, आवेश भागा द्रव्यमान। अब देखिए नियम एक आइंस्टीन का एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो कहता है कि यदि किसी वस्तु का वेलोसिटी यानी वेग को बढ़ा देते हैं तो जो उसका द्रव्यमान है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो रहा है पता नहीं, ठीक है। यदि किसी वस्तु के वेलोसिटी को बढ़ाते हैं तो उसका क्या होगा, द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो रफ्तार बढ़ाने पे द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा यानी मास बढ़ेगा तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, घटेगा। एक बात ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा, घटेगा। चलिए ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन का, वो कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ाइएगा ना तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो इस पर क्या होगा, स्पेसिफिक चार्ज घटेगा। सिंपल, मास और स्पेसिफिक चार्ज में उल्टा संबंध है। स्पेसिफिक चार्ज बोले तो विशिष्ट आवेश। क्या, अ चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी क्या प्रोड्यूस करता है, एक चार्ज जो कि एक समान रफ्तार से चल रहा है, एक समान रफ्तार से चल रहा है तो वह क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाएगा। इसलिए उसको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हाँ, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। अगर कोई चार्ज है और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, एक समान रफ्तार से चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, यानी विद्युत क्षेत्र भी बनाता है और चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। तो उसको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये सभी ऑब्जेक्टिव को करना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक बात याद रखिएगा, स्किप करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए आप, ठीक है। बहुत ही काम का ऑब्जेक्टिव है ये, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से मैंने निकाला यार, एकदम यकीन मानिए आप हमारा, ठीक है। आप ये सब चीज़ जो है यूट्यूब पे हमारा वन शॉट भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वन शॉट। देखिए एन एक्सलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट करता है। अगर कोई चार्ज त्वरण कर रहा है, एक्सलरेशन कर रहा है का मतलब अपनी रफ्तार को बढ़ा रहा है, घटा रहा है, या फिर चलते चलते अपना दिशा को बदल दे रहा है, तो कहेंगे कि चार्ज क्या कर रहा है, एक्सलरेशन कर रहा है ना, त्वरण कर रहा है। वैसे स्थिति में चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी चुंबकीय तरंग भी जनरेट करता है, ठीक है, सारा का सारा। यानी ये मारने का मतलब ये डी समझ लेना है ना, हिंदी इंग्लिश वाले सभी चीज, ठीक है। तो विच मटेरियल हैव लोएस्ट वर्क फंक्शन, इस मटेरियल का वर्क फंक्शन सबसे कम होता है। देखिए वर्क फंक्शन के बारे में क्या होता है, वर्क फंक्शन यानी कि कार्यफलन, ठीक है। मतलब जैसे कोई मटेरियल है, तांबा है या फिर एबोनाइट है या फिर कोई भी चीज़ है, हम क्या होता है ना कि उसको जब हम ऊष्मा देंगे यानी कि हीट एनर्जी देंगे, तो एनर्जी देने के बाद क्या करता है, वह वस्तु या वह पदार्थ जो है, वह पदार्थ क्या करता है, अपने सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। तो किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम जितना ऊर्जा की आवश्यकता है, जितनी एनर्जी की जरूरत है, वह कहलाता है उस मटेरियल का, उस पदार्थ का वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन, ठीक है। तो ह्यूमन स्किन जो होता है ना, उसका कार्यफलन सबसे कम है, यानी बहुत ही कम ऊर्जा में क्या होता है, ह्यूमन स्किन चार्ज हो जाता है। थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे तुरंत मानव शरीर जो है वो क्या करता है, ह्यूमन स्किन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा और तुरंत चार्ज हो जाता है। देखते होगे आप कभी कभी कपड़ा वपड़ा उतारते हैं, ऐसे ऐसे करते थोड़ा बहुत तुरंत चार्ज हो जाता है, वहाँ सब खड़ा हो जाता है, देखिए कभी अच्छा, कितने लोगों ने ऐसा फील किया है कभी अंधेरे में इस तरीके से कपड़े को इस तरीके से खोल रहे हैं तो थोड़ा सा चिंगारी वगैरह महसूस किया है, थोड़ा सा स्पार्क जैसा, नायलॉन वगैरह का कपड़ा वपड़ा होता है ना, तो वो सब चीज़ भी क्या होता है ना कि अंधेरे में अगर आप इस तरीके से करते हैं ना, कपड़ा वगैरह को ऐसे करके खोलते हैं तो उस समय क्या होगा, टी शर्ट वगैरह को, तो हल्का चिंगारी ऐसा महसूस होगा। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया है, जो भी इस चीज़, जिन्होंने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा मैं। अच्छा, और ठंड में भी रजाई जब उड़ते हैं ना तो उस समय भी क्या होता है कि थोड़ा सा पैर वैर खिसकता है या शरीर उड़ लगता है तो उससे भी हल्का हल्का चिंगारी कभी कभी दिखता है, पूरा अंधेरा रहेगा तब। पता नहीं आपने महसूस किया कि नहीं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं जो कि पता चलता है कि 12th में पढ़ रहे हैं लेकिन आज तक ट्रेन में भी नहीं बैठे, तो कौन क्या में एक्सपीरियंस है नहीं है उसका कोई ठिकाना नहीं है, कमेंट एक बार जरूर कर दीजिएगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप। व्हेन अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज देन इट्स मास क्या, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज किए, पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, सॉरी इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है, इलेक्ट्रॉन का उसने दान किया है, इलेक्ट्रॉन का उसने क्या किया है, दान किया। किसी वस्तु पर, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का अर्थ क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि उसने इलेक्ट्रॉन का दान किया है। जब इलेक्ट्रॉन का दान किया तो उसका वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, उसका वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
व्हेन अ बॉडी इज निगेटिवली चार्ज, तो उसका मास क्या होगा, किसी वस्तु पे निगेटिव चार्ज लेके आ गया है तो उसका वजन पे क्या असर पड़ेगा। निगेटिव चार्ज का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को लिया है, तब ना निगेटिव चार्ज आया। हम लोग जो बचपन से ही पढ़ते हैं कि कोई भी वस्तु जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर निगेटिव चार्ज आता है, कोई इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है कि नहीं। तो किसी पे निगेटिव चार्ज आने का अर्थ ये हुआ उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्या हो जाएगा, उस पर माइनस चार्ज आया। इलेक्ट्रॉन को लिया है तो वजन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ वजन होता है भाई, वही तो उसमें ऐड हो जाएगा, तो उसका वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए हम लोग बात करते हैं। देयर आर टू चार्जेस इच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 कूलम, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, फाइंड द कोलम्बियन फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। देखिए जैसे कि मान लीजिए एक कूलम चार्ज यहाँ है, एक कूलम चार्ज यहाँ है, दोनों के बीच की दूरी है 30 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी है भैया, 30 किलोमीटर। तो इनके बीच लगने वाला फोर्स यानी विद्युत बल जो होगा वो क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि कूलम के अनुसार दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है F बराबर क्या होता है, K इंटू Q1 इंटू Q2 और भागा बीच की दूरी का स्क्वायर। तो K का मान होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू पहला चार्ज क्या है 1 कूलम, दूसरा चार्ज क्या है वो भी 1 कूलम, भागा बीच की दूरी क्या है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर का मतलब 30 किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 30 किलोमीटर बराबर 30 गुना 1000 उतना मीटर हो गया। तो ये डिस्टेंस का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये मेरा क्या हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ऊपर में, क्योंकि 1 इन गुना 1 गुना इतना यही रह गया। नीचे में देखिए 3 का स्क्वायर क्या है 9 गुना 1 2 3 4, उसका स्क्वायर करेंगे 4 जीरो, उसका स्क्वायर करेंगे तो 8 को जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए तो 9 से 9 कट गया, 10 टू द पावर 9 भागा 1 2 3 4 5 6 7 8 को जीरो, तो 10 का पावर क्या है 8। इससे ये कट जाएगा, 8 गो से 8 गो, 1 गो बचेगा सिर्फ, तो 10 न्यूटन आंसर हो गया इसका। क्या आंसर हुआ भैया, 10 न्यूटन। ठीक है, तो किलोमीटर में था तो इसको क्या किया मीटर में बदले, क्योंकि ये कूलम चार्ज जो है वो कूलम में है यानी कि ऐसा यूनिट में है, तो इसको भी ऐसा यूनिट में रखना पड़ता। कूलम के नियम के अनुसार आप जानते हैं कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहाँ पे K क्या है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और Q1 और Q2 चार्जेस है। ठीक है, उसको साइन के साथ नहीं रखना है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर का एप्सिलॉन आर कितना होता है, एप्सिलॉन आर कितना होता है, पानी के लिए कितना होता है 80, एयर के लिए कितना होता है 1, सापेक्ष विद्युतशीलता भी बोलते हैं, कितना होता है 1, एप्सिलॉन आर से सूचित करते हैं। चलिए रिलेटिव परमिटिविटी में एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एप्सिलॉन आर सापेक्ष विद्युतशीलता रिलेटिव परमिटिविटी, तो एल्युमिनियम यानी कि कोई मेटल, मेटल यानी धातु का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन आर होता है वो क्या होता है भैया इनफाइनाइट, अनंत होता है। ठीक है, चलिए रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मेटल इज, वही बात है मेटल का यानी एल्युमिनियम हो चाहे कॉपर हो कोई सा भी मेटल हो तो उसका तो होगा ही ना। तो मेटल का लिए बोले तो भी इनफाइनाइट, एल्युमिनियम के बोले तो भी इनफाइनाइट, कॉपर के लिए पूछेंगे तो भी इनफाइनाइट, कोई भी लोहा चांदी ये सब चीज़ के लिए मेटल के लिए क्या होता है इनफाइनाइट होता है एप्सिलॉन आर ना, यानी दो चार्ज के बीच लगने वाला बल को अनंत गुना कम करता है। दो चार्ज के बीच में अगर कोई मेटल आ जाएगा तो फोर्स जो है हवा की तुलना में इनफाइनाइट टाइम्स कम हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर कुलम्स लॉ एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। हाँ, दो चार्ज के बीच काम करने वाले कुलम्स लॉ के लिए बताइए कि इन सभी स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ठीक है, पहला बोल रहा है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। अरे भाई दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वो दोनों चार्ज के गुणनफल के मान के गुणनफल के समानुपाती होता है, ये तो बात सही ही है। कौन सही नहीं है वो हमको चूज करना है। इट इज नॉट वैलिड इफ बोथ चार्जेस आर मूविंग, ये भी बात सही है, अगर दोनों चार्ज चल रहा हो तो कूलम का नियम काम नहीं करता, ये बात तो सही है। अच्छा, अमॉन्ग टू चार्जेस वन मस्ट बी एट रेस्ट एंड अनदर मे बी मूविंग। दो चार्ज में से एक चार्ज रुका हुआ है, एक चार्ज क्या हो रहा है चल रहा है। जैसे नाभिक में धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्या, तो वहां पर भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस प्रोटॉन के द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स अंदर की तरफ लगता है, काम करता है वहां पर भी, ये भी बात सही है। दो में से कोई एक रुका हुआ एक चल रहा है तो काम करेगा कूलम्स लॉ, तो बट ठीक है। इट इज आल्सो वैलिड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम, यही एक गलत है। बटा हुआ चार्ज है, जैसे मान लिया जो लोहा का रड है, ये लोहा का रड है ना, इस पे चार्ज दे दिए। एक मान लिया जाए यहाँ पे एक घड़ी है, ये पूरा इस पे चार्ज दे दिए। अब इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है क्या, उसको कूलम के नियम से नहीं पता कर सकते हम लोग, बिंदुवत आवेश के लिए सिर्फ काम करता है, यही रॉन्ग है ना।
ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए वैलिड है, यही चीज़ सिर्फ क्या है, रॉन्ग है। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज, दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू, दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स है उसको तीसरे चार्ज की मौजूदगी से कोई लेना देना नहीं होता है। ये स्टेटमेंट किस चीज से रिलेटेड है? ये स्टेटमेंट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत बतलाता है, सही कथन है। ठीक है, अगला है टर्जनल बैलेंस इज अ सेंसिटिव डिवाइस यूज टू, टर्जनल बैलेंस यानी कि ऐठन तुला जो है वो एक सेंसिटिव डिवाइस है जिससे कि क्या नापा जाता है, जैसे कि मतलब क्या होता है ना कि इस तरीके से स्प्रिंग जैसा ये रहता है और उसमें मान लीजिए यहाँ पे चार्ज दे दिए, यहाँ पे चार्ज दे दिए, इससे इस पर फोर्स लगा, इसमें घूमता है जितना, उससे एक इस तरीके से ये कांटा लगा रहता है, जितना ये घूमेगा ना, जितना इसमें ऐठन आएगा उसके मदद से पता चल जाएगा कि ये उस पर कितना फोर्स लग रहा है, दो चार्ज के बीच क्या फोर्स लग रहा है या फिर दो मास के बीच क्या फोर्स लग रहा है। इस चीज़ को नापने के लिए ऐठन तुला का इस्तेमाल करते हैं। ए एंड सी यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और बहुत ही छोटा सा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, गुरुत्वाकर्षण का बल और जो विद्युत बल है, इसको नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका, ऐठन तुला का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि कुलम्ब का जो फोर्स है, ठीक है, वो क्या होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, सब कुछ। ठीक है, कुलम्ब का जो फोर्स होता है वो दूर दूर तक भी काम करता है। दो चार्ज अगर है काफ़ी दूरी में रखा हुआ, अभी भी एक हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, जैसे कि एक एक कुलम्ब का दो चार्ज था और उसके बीच की दूरी 30 किलोमीटर थी, तो उनके बीच भी फोर्स लगा है ना, तो बहुत दूरी तक भी, और दो चार्ज के बीच क्या अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों हो सकता है, केंद्रीय बल है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में अट्रैक्ट, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो है वो किस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता है, तो एक निगेटिव वाला भी वस्तु को कर सकता है और साथ ही साथ एक उदासीन वस्तु को भी कर सकता है। अगर किसी एक वस्तु के पास चार्ज है तो वो उल्टा चार्ज वाले वस्तु को भी अट्रैक्ट कर सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक वस्तु के पास चार्ज है और सामने वाला वस्तु उदासीन है तो उसको भी चार्ज कर लेगा। जैसे कि हम लोग पेन को चार्ज करते हैं, कागज़ का छोटा सा टुकड़ा सब जो है वो यहाँ है, उस पर तो कोई चार्ज नहीं रहता है। ठीक है, उसको जब इसको जब उसके पास लाते हैं तो वो न्यूट्रल वस्तु, उदासीन वस्तु इसमें चिपक जाता है। इंडक्शन का उदाहरण है ये, पढ़ाया जाता है ना। तो क्या किया जा सकता है कि एक पॉजिटिवली चार्ज वस्तु क्या किसको किसको कर सकता है भाई, एक पॉजिटिवली चार्ज वस्तु एक निगेटिवली चार्ज वस्तु को, एक न्यूट्रल को, ए और बी दोनों। अल्फा को नहीं, क्योंकि अल्फा के पास भी पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिवली चार्ज वस्तु किसी पॉजिटिवली चार्ज वस्तु को अट्रैक्ट नहीं करता, रिपेल करता है। चलिए आगे बात करते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर दोनों होता है, बोथ ए एंड बी। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर दोनों होता है। ठीक है, इफ अ यूनिट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज। अगर एक यूनिट चार्ज को, इकाई आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं और उस पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है वो कितना है, 5 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि एक कूलम चार्ज पे, यूनिट चार्ज पे 5 कूलम का फोर्स लग रहा है किसी दिए गए बिंदु पर। जैसे कि ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पर अगर एक यूनिट चार्ज रख दिए +1 है ना, और इस पर फोर्स लग रहा है F बराबर क्या, 5 न्यूटन, तो यूनिट चार्ज पे, पर यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी को तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं ना। तो 5 न्यूटन पर कूलम उस पॉइंट का क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, द चार्ज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज सोर्स चार्ज, उसको सोर्स चार्ज कहते हैं। जो चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, विद्युत क्षेत्र बना रहा है, जैसे यहाँ पे आवेश है, ये अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश ना, स्रोत हो गया ना, सोर्स हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ताकत है वो किस पर निर्भर करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि चार्ज का मान कितना है और उस चार्ज से दूरी कितनी है जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत देख रहे हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज, ए एंड बी बोथ, हाँ सही बात है, दोनों पे, तापमान पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि कोई क्यू चार्ज है तो क्यू चार्ज से हम कितना दूर पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पे ज़्यादा होगा, कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दूरी पे निर्भर करता है। किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है वो दूरी पे निर्भर करता है और चार्ज पे भी निर्भर करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ना एक तो KQ/R², तो चार्ज पे और क्या, दूरी पे निर्भर करता है। यही बात हम बोले है कि नहीं।
if a charge q is placed at the center of a sphere, then the value of dash at all point of the surface of a sphere will be क्या सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अगर किसी स्फीयर के सेंटर पे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दिए तो इसके कारण स्फीयर का जो हर एक पॉइंट है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत एक समान होगा, क्योंकि इससे ये भी आर दूरी पे, ये भी पॉइंट आर दूरी पे, ये भी पॉइंट आर दूरी पे, ये भी पॉइंट आर दूरी पे। आपने पढ़ा होगा कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना, के क्यू बाय आर स्क्वायर, विद्युत क्षेत्र तीव्रता के क्यू बार। तो किसी कंडक्टर के स्फीयर है या स्फीयर है ना, सेंटर ऑफ स्फीयर, कोई स्फीयर के गोले के केंद्र पे अगर कोई चार्ज रख देंगे तो गोले के हर एक बिंदु पर कितना एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, क्योंकि चार्ज से हर एक गोले का हर एक पॉइंट कितनी दूरी पे रहेगा, आर 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 डिस्टेंस पे। यहाँ पे हर पॉइंट की दूरी आर सेम है, इसी वजह से ये सब एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन में लिखा हुआ पॉइंट है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो कैसे बनाता है, बाहर की तरफ। ठीक है, अवे फ्रॉम दी सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज से दूर बाहर की तरफ बनाता है कि नहीं। अच्छा, क्या है कि अ पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन एक्सटर्नल फील्ड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से और इसमें विद्युत क्षेत्र है, इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में ही फोर्स लगता है, क्या, अलोंग विद्युत क्षेत्र की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है। नेगेटिव चार्ज ऑलवेज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सही बात है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, अगर कोई नेगेटिव चार्ज को रखेंगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में फोर्स लगता है। ये सब बहुत काम का चीज़ है, चैप्टर 2 में ये सब कॉन्सेप्ट काम देगा। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में फोर्स लगेगा। एक बात ध्यान रखना है, आराम से अगर मान लीजिए थकान महसूस कर रहे हैं तो थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, लेकिन पूरा वीडियो को कंप्लीट जरूर कीजिएगा। ठीक है, एकदम आधा ये कड़ा है आधा और भी, लेकिन वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। आप पूरा रिवीजन करना चाहते हैं, कोई टेस्ट वेस्ट देना चाहते हैं तो एकदम बेस्ट वीडियो है ये। ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव को एकदम जरूर से जरूर आपको करना है, किसी भी बोर्ड से हैं आप, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से ये सब सारा। ठीक है, यकीन मानिए अब। ठीक है, उबासी महसूस नहीं करना होता है पढ़ाई के दौरान, आपको एकदम धैर्य धरना जरूरी है। आज के ज़माने में रील्स वील्स का जो इतना ट्रेंड निकल गया है ना, तो उसकी वजह से लोग अपना जो मतलब क्या है कि अटेंशन स्पैम लोग का घट गया है, 8 ही सेकंड हो गया है स्पैन। अटेंशन का जो स्पैन है, अटेंशन का जो लाइफ है वो सिर्फ 8 ही सेकंड का रह गया लोग का। अब 8 सेकंड तक लोग एंगेज रहेंगे 8 सेकंड के बाद तो इंटरेस्टिंग होगा, हटाओ तुरंत वीडियो हटाओ, ऐसा ऐसा सोच है। जबकि पढ़ाई करने समय आपको एकदम स्थिरता से, आपको अगर कोई चीज़ को परेशानी भी लग रहा है लेकिन फिर भी काम का चीज़ है तो आपको बैठना पड़ेगा उस जगह पे। दिमाग में टेंशन जब तक नहीं आएगा, परेशान हो करके भी आपको सीखना पड़ता है। क्या होता है कि अगर आपको पढ़ाई करना है, ठीक है, तो बहुत कुछ को त्यागना भी पड़ता है अपने जीवन में। बहुत सारा छोटे छोटे खुशी को त्यागिएगा ना, तब जा करके आप कुछ एक अच्छा रिजल्ट हासिल कर पाइएगा। ये बात हमेशा ध्यान रहे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू इज क्या, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यू चार्ज की वजह से हम अभी भी बताए हैं, आर डिस्टेंस पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होता है भाई, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा अजीब तरह से लिख लिया है। बिंदु आवेश क्यू के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ये होता है, यहाँ पे होना चाहिए था क्या, बिंदु आवेश क्यू के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। के का मान 9 × 10⁻⁹, क्यू आवेश है, आर दूरी है आवेश से। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एलिगेंट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट। क्या चीज़, इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है का जो कॉन्सेप्ट है, विद्युत क्षेत्र का जो कॉन्सेप्ट है, वह क्या है, एक आदर्श तरीका है क्या चीज़ को, विद्युत पर्यावरण को, यानी किसी चार्ज के चारों तरफ का इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट कैसा है, विद्युत पर्यावरण कैसा है, इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट कैसा है, उसी को दर्शाने का एक तरीका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लाइन बाय लाइन आप पढ़िएगा ना, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनसीईआरटी का टॉपिक है, वहीं पर से है ये। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूजफुल व्हेन वी डील्स विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का काफ़ी उपयोगी तब हो जाता है जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। जब आप चैप्टर 8 में जाइएगा
वहाँ पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट मिलेगा, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के बारे में जानकारी होना एकदम ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, इससे पहले हम लोग किसी चार्ज पर लगने वाला फोर्स कूलम्ब्स लॉ की भी मदद से निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट उतना कुछ खास ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ बिना उसके भी कूलम्ब्स लॉ से काम चल सकता था, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा गया है। चैप्टर 8 में इसका काफ़ी अच्छा यूज है। ठीक है, वहाँ आप अच्छे से समझिएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको सबसे पहले बार किसके द्वारा ये इंट्रोड्यूस कराया गया था? तो ये फैराडे जो है उसी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। ठीक है, तो फैराडे इसको बताया था सबसे पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट ऑन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर टर्मिनेट ऑन पॉजिटिव चार्ज। सही बात है, इसका मतलब ऑल इसका आंसर हो गया। ठीक है, electric field lines never intersect each other, electric field lines never form a closed loop, electric field lines never terminate on positive charge, electric field lines तो नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ पे होनी चाहिए थे, विद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है, कभी नहीं काटती एक दूसरे को, कभी नहीं बनाती बंद घेरा, कभी नहीं खत्म होती धनावेश पर। सारा बात सही है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा कभी नहीं काटती। अच्छा, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक समान दूरी पर इस तरीके से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की दूरी अगर एक समान बना हुआ है तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र को। इसका मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत एक जैसा। लेकिन अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की दूरी क्या है, लगातार बढ़ रही है, विद्युत क्षेत्र रेखा के बीच की दूरी। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र को नहीं दर्शा रहा है, यानी यहाँ पे ज़्यादा घना है तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का ताकत ज़्यादा होगा, यहाँ पे घनापन कम हो गया तो विद्युत क्षेत्र का ताकत यहाँ पे कम हो जाएगा। यहाँ पे हर जगह विद्युत क्षेत्र का ताकत अलग अलग, लेकिन यहाँ पे हर जगह विद्युत क्षेत्र का ताकत एक जैसा है, इसलिए एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शा रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मेक एन एंगल ऑफ डैश विद द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर 90 डिग्री। किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे कोई भी कंडक्टर है ना, चालक उलक के कंडक्टर है, उसके सरफेस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है और ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये सब चीज़ ध्यान रखना, बीबीआई ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, बिहार बोर्ड वगैरह में भी पूछता है अक्सर, स्टेट बोर्ड वगैरह में भी पूछता है। ये सब कॉन्सेप्ट आपको काम रहेगा, सीबीएसई वाले को भी काम दे देगा, हर किसी को काम देने वाला है, एमपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, कहीं का भी बोर्ड हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला E cos थीटा होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत फ्लक्स का फार्मूला इतना, अगर नहीं है तो फिर क्या फार्मूला होगा, जनरल फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फाई E इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। एनसीईआरटी की किताब में देखोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, मतलब ये भी क्षेत्रफल को, एरिया को दर्शा रहा है, ये भी एरिया को दर्शा रहा है। एस हम ऐसे लिखते हैं तो आदत से ए लिख दिए, तो एनसीईआरटी के हिसाब से एस भी लिख सकते हैं, एस भी सरफेस एरिया कहना चाह रहा है। ठीक है, देखिए एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एसआई यूनिट अगर बात करें तो कूलम्ब मीटर होता है, क्योंकि इसका पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू 2a, चार्ज इंटू लेंथ। तो चार्ज के लिए कूलम्ब, लंबाई के लिए क्या, मीटर, कूलम्ब मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, जैसे माइनस क्यू है प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, ये जोड़ा है, इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी 2a है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बराबर डायपोल का चार्ज गुना दोनों के बीच की दूरी यानी कि 2a। डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है ना, डायरेक्शन इसका माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है। तो कहाँ होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल पोजीशन। विद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बीच का कोण, जैसे कि माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है ना, एक्सियल पोजीशन पर अगर बात करें तो दोनों के बीच की दूरी ये क्या है, 2a। अब इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा, पॉजिटिव के कारण इधर, नेगेटिव के कारण इधर, पॉजिटिव पास में है तो ज़्यादा तगड़ा बनाता है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जीत जाता है। आप डेरिवेशन अगर आपको याद होगा
तो इस डायपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है एक्सियल पोजीशन पर, यहाँ पे होता है 2pk/r³। के का मतलब क्या, 1/4πε0। अच्छा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होता है, डायपोल मोमेंट भी उसी तरफ है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा बराबर यहाँ पे क्या 0 डिग्री होता है। ठीक है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज उधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उधर ही होता है ना एक्सियल पोजीशन पर। इक्वाटोरियल पर क्या होता है, इक्वाटोरियल पर इस तरफ होता है। अगर इक्वाटोरियल पूछ देगा तो डायपोल मोमेंट इधर, इक्वाटोरियल पोजीशन पे इधर, पॉजिटिव चार्ज के कारण इस तरफ, निगेटिव के कारण इधर, दोनों का नेट क्या आया बीच में। हाँ, तो फिर थीटा बराबर 180 किस में होता है, इक्वाटोरियल पर, विषुवतीय तल पर, और अक्षीय तल पर यानी एक्सियल पोजीशन पे कितना होता है 0 डिग्री एंगल। अगर उसका पूछेगा तो कितना हम लोग कर देंगे 180। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वाटोरियल पोजीशन, इक्वाटोरियल वही वाला ऊपर वाला बताए। ठीक है, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव के कारण इधर, निगेटिव के कारण इधर, दोनों का नेट इस तरफ, इसका उल्टा, दोनों उल्टा डायरेक्शन में, तो एंगल क्या हो गया इसमें 180 डिग्री। और ये जो होता है -q चार्ज +q चार्ज, और इक्वाटोरियल पोजीशन कहने का मतलब हो गया ये 2a डिस्टेंस है ना, यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे तो इस तरफ होता है, पॉजिटिव चार्ज के कारण उधर, निगेटिव के कारण इधर, पॉजिटिव के कारण उधर, निगेटिव के कारण इधर, दोनों का नेट क्या आता है इस तरफ। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, क्या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निगेटिव चार्ज से किधर होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर आया, दोनों उल्टा डायरेक्शन में है, तो बीच का एंगल 180 डिग्री इक्वाटोरियल पोजीशन में। क्या ये सब वीवीआई चीज़ है। इसमें होता क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है pk/r³, और यहाँ पे कितना होता है 2pk/r³, यहाँ पे pk/r³, यहाँ पे डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, यहाँ पे इधर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ पे -1 लगाते हैं। क्या चीज़ है, बहुत कुछ है कि नहीं, पूरा रिवीजन करने की ज़रूरत है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी आप ले सकते हो, जैसे आप हमारे ऐप पे जब जाइएगा तो वहाँ पे फ्री कंटेंट वगैरह देखिएगा, या फिर 12th का एक कोर्स होगा, ठीक है, उसको जब आप देखिएगा, लीजिएगा, 499 का कोर्स है, उसको लीजिएगा, वहाँ पे पूरा पढ़ाई वगैरह होता है ऑनलाइन। ठीक है, रोज़ रात में 8-8:30 बजे के आसपास, 8:30 बजे लाइव आते हैं, उस पर पढ़ाते हैं। 12th का पूरा कोर्स वगैरह मिलेगा, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं, और उस पर आपको फ्री में अभी शॉर्ट नोट्स मिलेगा, फिर ये सब चीज़ भी है, ऑब्जेक्टिव विजेक्टिव का ये सब भी, सब कुछ भी मिलेगा। ठीक है, डेमो कंटेंट में इफ अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ऑफ द डायपोल इज ई एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ द डायपोल एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वाटोरियल पॉइंट ऑफ सेम इलेक्ट्रिक डायपोल डी ओनली एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, देन देखिए, तो हम लोग अभी अभी जस्ट पढ़े, ये कहना ये चाह रहा है कि -q चार्ज है +q चार्ज है। ठीक है, इसके एक्सियल पोजीशन पर r डिस्टेंस, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो रहा है भैया, यहाँ पे है E, और इसका जो इक्वेटोरियल पोजीशन है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है वो है छोटा ई। तो हमको पता है कि इसका दुगना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होता है, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मालूम है यहाँ पे कितना होता है pk/r³, लेकिन यहाँ पे कितना होता है 2pk/r³, यानी कि कैपिटल ई बराबर क्या है, इसका डबल, इसको 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ना, यही तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे pk/r³, यहाँ पे कितना है एक्सियल पे 2pk/r³, वहाँ ऊपर में कितना है, यहाँ पे कितना है pk/r³, यानी यहाँ का दुगना है यहाँ ना, तो यहाँ पे जितना उसका दुगना यहाँ पे आ रहा है। वही चीज़ तो बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा ही है इक्वाटोरियल पोजीशन पे, और एक्सियल पे यहाँ पे बड़ा ही है, तो इसमें और इसमें क्या संबंध है, 2 गुना ई बराबर क्या कैपिटल ई, है कि नहीं, 2 गुना ई बराबर कैपिटल ई। ठीक है, यहाँ पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इतना, तो हमको पता है यहाँ का डबल होता है, यहाँ समझे बात। ये सब चीज़ सब कुछ पढ़ा हुआ रहेगा तो और मज़ा आएगा आपको। नेट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज, वो तो 0 होता है भैया, जैसे -q चार्ज और +q चार्ज, यही जोड़ा को तो कहते हैं क्या इलेक्ट्रिक डायपोल, वैद्युत द्विध्रुव। इसका नेट चार्ज कितना होगा, प्लस और माइनस बराबर मात्रा में है, तो कट के क्या हो गया नेट चार्ज क्या लिखेंगे 0, है कि नहीं, नेट चार्ज 0 हो गया। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट एंड द इक्वेटोरियल पॉइंट, इससे देखिए -q चार्ज है +q चार्ज है, ठीक है कि नहीं,
इसमें एक्सियल पोजीशन पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ आया था और इक्वेटोरियल पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ आया था। तो एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उधर और इक्वेटोरियल पे जो आया इधर, इन दोनों के बीच का क्या एंगल होगा? ये दोनों उल्टा डायरेक्शन में है तो 180 डिग्री का एंगल हुआ। ये सब बहुत काम का चीज़ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, आपको किया हुआ होना ही चाहिए ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर डायलैक्ट्रिक? पोलर डायलैक्ट्रिक का एग्जाम्पल कौन सा है? पोलर डायलैक्ट्रिक का मतलब डायलैक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, ये सब सारा चीज़ आप पढ़िएगा तो देखिए। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल जब आप पढ़िएगा तब उसमें आप देखिएगा, ये चीज़ आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, हीलियम है, ठीक है, और वाटर हो गया, तो इन सब में पोलर डायलैक्ट्रिक कौन सा है, मतलब कौन सा ऐसा है जो कि पोल बनाता है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ देखिए जरा सा, ये जो वाटर होता है ना, ये एक पोलर डायलैक्ट्रिक होता है, ठीक है, ध्रुवी परावैद्युत होता है, क्योंकि इसमें जो है H2O इस तरीके से ये रहता है, ठीक है। तो इसमें निगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ आता है और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ, दोनों अलग अलग जगह पे होता है इसीलिए। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है ना कि CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का COO, दोनों नेगेटिव का सेंटर यहाँ और इस पॉजिटिव का सेंटर भी यहीं पे आ जाता है, ठीक है, कोलैप्स कर जाता है। हीलियम में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और यह प्रोटॉन है, ठीक है, ये घूम रहा है, तो इसका भी सेंटर यहीं पे और ये पॉजिटिव चार्ज का भी सेंटर यहीं पे होता है, दोनों कोलैप्स कर जाता है। मीथेन में भी CH4 में भी इसी प्रकार का संरचना रहता है, पॉजिटिव निगेटिव का सेंटर एक ही जगह पे होता है, सिर्फ यही इसका आंसर होगा। ये आपको डायलैक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन में है। अब हमको देखना है कि नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक, मतलब नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक जिसका कि पॉजिटिव निगेटिव सेंटर एक ही जगह कोलैप्स करे, तो वो है क्या? हीलियम, जो पिछला वाला में भी यूज़ किए थे। बाकी सारा जो है उसका पॉजिटिव निगेटिव का सेंटर सब में अलग अलग रहता है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सेंटर, ठीक है। डायपोल मोमेंट ऑफ अ नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक, नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक का, जिसमें कि नॉन पोलर में क्या होता है ना कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक के जगह पे होगा। जब पॉजिटिव निगेटिव दोनों एक ही जगह पे होगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि 2a क्या हो गया? 0, तो डायपोल मोमेंट भी उसका 0 आ जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे बात करें कि नेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डायपोल रखेंगे प्लस क्यू माइनस क्यू, तो प्लस क्यू पे उधर फोर्स इधर फोर्स, कितना ई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स बराबर क्या हो गया? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर भी चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो कैंसिल आउट कर लेता है, नेट फोर्स हमेशा क्या हो जाता है? 0। अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डायपोल को रखेंगे तो चाहे जैसे भी रखे उस पर लगने वाला नेट फोर्स हमेशा 0 होगा, पॉजिटिव पे उधर निगेटिव पे उधर कैंसिल आउट कर लेता है फोर्स, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं नेट टर्क, किसी भी डायपोल पे जो लगता है वो पी साइन थीटा होता है। आपने पढ़ा होगा, ये VBI तो कराए होंगे आपके सर टीचर लोग, ठीक है। 2026 में भी डेरिवेशन पूछा हुआ है, 2014 में भी डेरिवेशन पी साइन थीटा का पूछा हुआ है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखेंगे तो उस पर लगने वाला टर्क होता है पी साइन थीटा, जिसको वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E बोलते हैं, समझे। ये सब इस तरीके का चीज़ है। आप लोग गॉस लॉ वगैरह सब कुछ को याद जरूर कीजिए, गॉस लॉ का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन याद कीजिए, बहुत काम का चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है? टॉर्क ऑन डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम फॉर एंगल क्या? जैसे टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा, इसमें थीटा के किस मान के लिए टॉर्क जो है वो अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा? तो हमको पता है कि थीटा बराबर 90 डिग्री पे, थीटा बराबर 90 डिग्री पे साइन का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू सबसे अधिकतम होता है, और कितना होता है भाई? 1, साइन 90 1 है ना। उससे ज़्यादा मान तो आपने सुना नहीं होगा साइन थीटा का। साइन थीटा का अधिकतम मान कितना? 1। तो ये 90 डिग्री पे ही पॉसिबल है, तो इसीलिए थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है तो डायपोल को ऐसे रहना होगा, -q + q, इसका एंगल कितना? 90 डिग्री। तो टर्क सबसे अधिकतम लगेगा, प्लस पे उधर माइनस पे इधर, तेजी से घुमाएगा, ठीक है नहीं। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व। चार्ज भागा एरिया, आवेश भागा क्षेत्रफल, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है, ठीक है। चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, आवेश भागा लंबाई, चार्ज भागा लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से डिनोट करते हैं,
ये वाला जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। या उसके बाद चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, चार्ज भागा वॉल्यूम, आयतनिक आवेश घनत्व, आवेश भागा आयतन। इसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, इसको रो से डिनोट करते हैं ना। कूलम पर मीटर क्यूब इसका यूनिट होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज भागा एरिया है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया, कूलम पर मीटर स्क्वायर। बस इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ hollow sphere, ठीक है, देन द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज, एक स्फीयर है उसके अंदर में कोई इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज वाला, तो इससे फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स बराबर क्या होता है, अंदर का कुल चार्ज भागा एप्सिलॉन नॉट, यही नहीं कहता है गॉस लॉ। तो कुल चार्ज कितना हो गया भैया, माइनस क्यू प्लस क्यू भागा एप्सिलॉन नॉट। ये तो चार्ज कितना हो गया, जीरो भागा एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जीरो। फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। अंदर का टोटल चार्ज, नेट चार्ज क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनसाइड क्या हो गया, जीरो। टोटल चार्ज डायपोल का क्या होता है, जीरो, तो इसलिए। ठीक है, 58 नंबर, थर्ड लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्केलर, इनमें से कौन स्केलर है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है जो स्केलर है, बाकी सब वेक्टर होता है, सदिश राशि होता है, सब पे दिशा होता है, ठीक है। चलिए, विद्युत फ्लक्स ही सिर्फ अदिश राशि होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज सिस्टम प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, देखिए यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फानाइट प्लेन सीट जो है ना, वही बनाता है, ठीक। सबसे लास्ट डेरिवेशन होगा चैप्टर 1 का, उसमें सबसे अंतिम गॉस लॉ का जो उपयोग है ना, एप्लीकेशन है ना, उसमें सबसे लास्ट वाला देखिए, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इसमें डिस्टेंस नहीं है ना, आर वार नहीं ना है कुछ भी, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फानाइट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फानाइट प्लेन सीट, यही बनाता है, एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। क्या है, अनंत चौड़ाई वाला आवेशित चादर, ठीक है। सबसे आखिरी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल सेल इज ऑलवेज जीरो। किसी भी कंडक्टिंग चार्ज स्फेयर है, कंडक्टर का गोला है, तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है भैया, जीरो होता है, ठीक है। ये इस तरीके से ये सब जितना भी हमने पढ़ाया, ये सब VBI एकदम ऑब्जेक्टिव है, ये सारा का सारा आपको काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। आप चाहते हैं कि इसके बाद मैं आपके सामने चैप्टर 2 का भी VBI ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। इस वीडियो पर जैसे ही 100 लाइक्स हो जाएंगे, तुरंत आपको चैप्टर 2 का इसी तरीके से सॉल्यूशन और सारा चीज़ मिलेगा, ऑब्जेक्टिव तुरंत हम डाल देंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ताकि मोटिवेट हो करके और भी इस पर काम किया जाए, ठीक है। आप हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर से, उसको ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से चाहे तो आप कोर्स वगैरह ले सकते हैं। चलिए, मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में। NCERT का सॉल्यूशन वगैरह भी आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिए, आपको और भी इस पर मेहनत करके हम वीडियोस वगैरह काम का ज़रूरत का चीज़ लेकर के आएंगे। किसी और भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए, और उस पर भी हम आपके लिए वीडियो लाएंगे, जिस भी चीज़ में आपको परेशानी हो रही है फिजिक्स के लिए। गुड लक गाइस।